आज हम भारत की उन धमनियों की बात करने वाली हैं जिनमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि हमारी पूरी सभ्यता, हमारा इतिहास और हमारा भविष्य बहता है। हम बात कर रहे हैं भारत की नदियों की। नमस्ते। हमारे पास जो रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं वो इन नदियों की कहानी 3 अलग-अलग नजरियों से बताते हैं। एक कि वो जमीन से कैसे जुड़ी हैं, दूसरा हमारी अर्थव्यवस्था पर उनका क्या असर है और तीसरा उनका भविष्य कैसा होगा, मतलब हम उन्हें बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। हमारा मिशन है इन जीवन रेखाओं को समझना, हिमालय से लेकर दक्षिण के पठारों तक। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। और ये पड़ताल शुरू होती है एक बहुत ही एक बुनियादी लेकिन दिलचस्प बंटवारे से। भारत की नदियों को आप समझिए मोटे तौर पर 2 परिवारों में बांटा जा सकता है। 2 परिवार? हाँ, हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। और ये सिर्फ 2 अलग अलग पते नहीं हैं, इनके स्वभाव में, इनकी ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लगा। तो चलिए इसी महाविभाजन को पहले समझते हैं। हिमालयी नदियां, हाँ, जैसे नाम से ही जाहिर है, हिमालय से आती हैं। लेकिन स्रोतों में इनके बारे में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्हें युवा नदियां कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? ये अभी भी जवान है। बिल्कुल। भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हिमालय पर्वत खुद ही बहुत युवा है, तो उससे निकलने वाली नदियां भी आप इन्हें एक जोशीले नौजवान की तरह समझ सकती हैं। अच्छा। तेज रफ्तार, ऊर्जा से भरी हुई और हमेशा अपना रास्ता बनाने की कोशिश में। इसीलिए ये पहाड़ों को काटकर गहरी वी आकार की घाटियां बनाती हैं। और इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये 12 मासी हैं। हाँ, 12 मासी। मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। और इसका राज सिर्फ बारिश नहीं बल्कि ग्लेशियर्स हैं। सही कहा। गर्मियों में जब देश के बाकी हिस्से सूख रहे होते हैं तब हिमालय की बर्फ पिघलकर इन्हें जिंदा रखती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब इसी परिवार का हिस्सा है। ठीक इसके उलट है दूसरा परिवार, प्रायद्वीपीय नदियां। ये बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग? हाँ, ये हिमालय से भी लाखों साल पुरानी हैं। इन्होंने वक्त की बहुत मार झेली है, इसलिए अब ये शांत और धीमी हो गई हैं। एक तजुर्बेकार बुजुर्ग की तरह ये चौड़ी और उथली यू आकार की घाटियों में आराम से बहती हैं। और ये पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। मतलब बारिश हुई तो इनमें जान आई, नहीं तो गर्मियों में ये अक्सर एक पतली सी धारा बनकर रह जाती हैं। या कभी कभी तो सूख भी जाती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब इसी श्रेणी में आती हैं। तो एक तरफ जोशीले युवा और दूसरी तरफ शांत बुजुर्ग। और इस अंतर का असर सिर्फ भूगोल पर नहीं पड़ता, इसका असर भारत के लोगों की जिंदगी, उनकी खेती, उनकी अर्थव्यवस्था सब पर पड़ता है। सोचिए, एक तरफ गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान है जो इन्हीं युवा 12 मासी नदियों की देन है। ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और पूरे इलाके को दुनिया के सबसे ज्यादा अनाज उगाने वाले क्षेत्रों में से एक बना देती हैं। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ है पठारी भारत, जहां पानी की हर बूंद कीमती है। यही विभाजन ही तो भारत की किस्मत तय करता है। चलिए अब इन परिवारों के कुछ मशहूर सदस्यों से मिलते हैं। उत्तर से शुरू करते हैं। सिंधु नदी, करीब करीब 3180 किलोमीटर लंबी। और फिर आती है गंगा, सिर्फ एक नदी नहीं, भारत की आस्था का केंद्र। पर इन स्रोतों में एक आंकड़ा है जिसने मुझे सचमुच चौंका दिया। कौन सा? ये कि गंगा का बेसिन अकेले ही देश का 50% खाना उगाता है। हाँ, ये अविश्वसनीय लगता है पर सच है। मतलब देश की आधी आबादी का पेट सिर्फ एक नदी प्रणाली भर रही है। बिल्कुल। और ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि गंगा सिर्फ आस्था की ही नहीं, हमारे अस्तित्व की भी जीवन रेखा है। अगर गंगा बीमार पड़ती है तो भारत की खाद्य सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। सही बात है। और फिर पूर्व में देखिए ब्रह्मपुत्र। ये नदी अपने बहाव में इतनी ज्यादा मिट्टी गाद लेकर आती है कि इसने असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बना दिया है। और यही गाद गंगा के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। वाह, मतलब ये नदियां सिर्फ बहती नहीं है, ये जमीन बनाती हैं। ये जमीन बनाती हैं। अब जरा दक्षिण की ओर चलते हैं। यहाँ ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। गोदावरी को तो दक्षिण गंगा भी कहते हैं, जो दिखाता है कि दक्षिण में उसका कितना महत्व है। लेकिन यहाँ एक भौगोलिक पहेली भी है। वो क्या? दक्षिण में 2 बड़ी नदियां हैं जो उल्टी दिशा में बहती हैं, नर्मदा और तापी। हाँ, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं।
रिफ्ट वैली, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? कल्पना कीजिए कि जमीन की दो विशाल प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसक गईं और बीच में एक गहरी दरार बन गई। अच्छा। इन नदियों ने बस उसी दरार को अपना रास्ता बना लिया। और इसी अनोखे रास्ते की वजह से जब ये समुद्र से मिलती हैं तो फैला हुआ डेल्टा नहीं बनाती। सही, ये एक संकरी एस्चुरी बनाती हैं। ये वो जगह है जहां नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी एक दूसरे से मिलते हैं। एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम। तो ये तो साफ है कि उत्तर और दक्षिण की नदियों का चरित्र एकदम अलग है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हाँ। पानी के सिवा ये नदियां हमें और क्या देती हैं? पानी के सिवा ये हमें ऊर्जा देती हैं। जल विद्युत, हाइड्रो पावर। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत 50 गीगावाट से ज्यादा की क्षमता के साथ दुनिया के टॉप उत्पादकों में से एक है। और दुनिया में? दुनिया में देखें तो चीन 400 गीगावाट के साथ बहुत आगे है। ब्राजील अपनी 70% और नॉर्वे तो अपनी 90% बिजली पानी से ही बनाता है। लेकिन इन स्रोतों में एक नए शब्द का जिक्र बार बार आ रहा है, PSH, यानी पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। इसे भविष्य की वाटर बैटरी कहा जा रहा है। ये क्या चीज है? ये कमाल की तकनीक है। आप ऐसा समझिए कि आपके पास दो तालाब हैं, एक पहाड़ के ऊपर और एक नीचे। ठीक है। जब बिजली की जरूरत कम होती है, जैसे दोपहर में जब सौर ऊर्जा बहुत ज्यादा बन रही हो, तो उस सस्ती बिजली का इस्तेमाल करके पानी को नीचे वाले तालाब से ऊपर वाले तालाब में पंप कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब बिजली को पानी के रूप में ऊपर स्टोर कर लिया। बिल्कुल। और फिर शाम को जब सब लोग घर आकर एसी और टीवी चलाते हैं और बिजली की मांग आसमान छूती है, तो ऊपर वाले तालाब का पानी टरबाइन से गुजारकर नीचे छोड़ दिया जाता है, जिससे तुरंत बिजली बन जाती है। वाह, ये तो एक बहुत बड़ी रिचार्जेबल वाटर बैटरी की तरह हो गया। हाँ, ये सौर और पवन ऊर्जा के लिए एकदम सही जोड़ीदार है, क्योंकि वो रुक रुक कर आती हैं और ये बैटरी उस गैप को भर देती है। वाटर बैटरी, ये सुनने में तो कमाल का आइडिया लगता है। भारत का लक्ष्य भी है 2032 तक 60 गीगावाट पंप स्टोरेज क्षमता का। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब दो बड़े बड़े जलाशय बनाना, पानी को ऊपर नीचे पंप करना, इसमें जमीन और पर्यावरण की भी तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ती होगी। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए बहुत ज्यादा जमीन चाहिए और इससे स्थानीय पारिस्थितिकी पर असर पड़ता है। लेकिन ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये एक जरूरी कदम माना जा रहा है। मतलब कोई भी समाधान परफेक्ट नहीं होता, हर चीज की एक कीमत होती है। और इन सब आर्थिक फायदों के बीच हम नदियों के पारिस्थितिक मूल्य को कैसे भूल सकती हैं? ये गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल जैसे अनोखे जीवों का घर है। कहते हैं कि गंगा डॉल्फिन का दिखना इस बात का संकेत है कि नदी अभी भी जिंदा है। सही कहा, वो एक इंडिकेटर स्पीशीज है। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे संकेत अब कम होते जा रहे हैं और यहीं से कहानी का वो स्याह पक्ष शुरू होता है, जहां हमारी ये जीवन रेखाएं खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन है प्रदूषण। हम सब ने दिल्ली में यमुना की तस्वीरें देखी हैं, जिसमें जहरीला सफेद झाग तैरता रहता है। हाँ। या कानपुर के पास गंगा का हाल। हमारे स्रोत बताते हैं कि नदियों में 70% प्रदूषण हमारे घरों से निकलने वाले गंदे पानी से आता है। 70%, और बाकी का 30% फैक्ट्रियों के कचरे से। और ये सिर्फ गंदगी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जहरीले केमिकल और भारी धातुएं जैसे कि सीसा और पारा भी होते हैं। ये वो जहर हैं जो पानी के जरिए हमारी फूड चेन में घुस जाते हैं। मतलब मछलियों से होते हुए हमारी थाली तक पहुंचते हैं। ठीक वहीं तक। और माइक्रोप्लास्टिक्स तो और भी खतरनाक हैं। ये अदृश्य प्लास्टिक के कण, इनके लॉन्ग टर्म प्रभाव हम अभी पूरी तरह जानते भी नहीं है। ये सब मिलकर पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं। यानी नदी का दम घुटने लगता है और फिर उसमें रहने वाले जीव मरने लगते हैं। बिल्कुल। और इस प्रदूषण के जहर में एक और धीमा जहर घुल रहा है, जलवायु परिवर्तन। स्रोतों में एक बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है। दुनिया का तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा 2.3% कम हो जाती है। अरे, 2.3% सुनने में तो बहुत कम लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या हुआ किसी मछली के लिए? इसका मतलब है कि उस मछली के लिए सांस लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना हमारे लिए किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने पर होता है। ये पूरे जलीय जीवन के लिए एक एक धीमे घुटन जैसा है। ये तो बहुत डरावनी तस्वीर है। ऊपर से हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे हमारी 12 मासी नदियों के भविष्य पर ही सवालिया निशान लग गया है। और हम देख ही रहे हैं कि अचानक आने वाली बाढ़ और सूखे की घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं। हाँ, अनुमान तो ये है कि 2100 तक नदियों में ऑक्सीजन का स्तर 12% तक गिर सकता है, जो पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकता है।
ये तो बहुत ही निराशाजनक है। क्या हम कुछ कर भी रहे हैं इसे रोकने के लिए? यहाँ नमामि गंगे मिशन का जिक्र आता है। क्या ये सिर्फ एक और सफाई अभियान है या इसमें कुछ अलग है? इसमें बहुत कुछ अलग है। 22,500 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ इसका लक्ष्य सिर्फ निर्मल धारा यानी साफ पानी नहीं है, बल्कि अविरल धारा भी है। अविरल धारा यानी नदी का प्रवाह बिना रुके बना रहे। ये एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से लेकर नदी किनारे पेड़ लगाने तक सब कुछ शामिल है। और इसके काम को तो दुनिया भर में पहचान मिली है ना? संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया की टॉप 10 इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पहलू में गिना है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा सम्मान है क्योंकि ये मानता है कि नमामि गंगे सिर्फ नदी की सफाई नहीं कर रहा, बल्कि एक पूरे मरते हुए इकोसिस्टम में जान फूंकने की कोशिश कर रहा है। और नतीजे भी दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आंकड़े देखें तो 127 सीवेज प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, 33,000 हेक्टेयर से ज्यादा में पेड़ लगाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गंगा में डॉल्फिन और मछलियों की संख्या बढ़ रही है। ये बताता है कि नदी की सेहत सुधर रही है। ये सुनकर कुछ उम्मीद बनती है। लेकिन एक और बहुत बड़ी और कह सकते हैं विवादित परियोजना है नदी जोड़ो परियोजना। हाँ, इसका आइडिया तो बहुत सीधा साधा लगता है कि जहां ज्यादा पानी है वहां से पानी लेकर सूखे इलाकों में पहुंचा दो। हाँ, ये विचार दशकों पुराना है। योजना है कि देश भर में 30 बड़ी नदियों को नहरों के जरिए जोड़ा जाए। कागज पर तो इसके फायदे बहुत दिखते हैं, सिंचाई, पीने का पानी, बाढ़ और सूखे से राहत। लेकिन जमीन पर चुनौतियां बहुत हैं। जैसे कि केन बेतवा लिंक परियोजना के मामले में हो रहा है। एक तरफ ये बुंदेलखंड जैसे सूखे से बेहाल इलाके की 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सींचेगी, जो वहां के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि इस परियोजना की नहर पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से होकर गुजरेगी। ओहो। इससे हजारों पेड़ कटेंगे और बाघों के प्राकृतिक आवास पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और यहीं पर आकर हम उस क्लासिक सवाल पर अटक जाते हैं, विकास बनाम पर्यावरण। हम प्यासे इंसान की जरूरत पूरी करें या जंगल में बाघ को बचाएं? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। कोई आसान जवाब नहीं है। तो भविष्य का रास्ता क्या है? सिर्फ बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। भविष्य का रास्ता ज्यादा समग्र है। हमारे स्रोत जनगंगा, अर्थगंगा और ज्ञानगंगा जैसे 3 मंत्रों की बात करते हैं। अच्छा। जनगंगा का मतलब है लोगों की भागीदारी। नदी तब तक साफ नहीं हो सकती जब तक उसके किनारे रहने वाले लोग उसे अपना न समझे। और अर्थगंगा? इसका मतलब नदी से पैसा कमाना है। एक तरह से हाँ, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। मतलब नदी के किनारे पर्यटन और मछली पालन को बढ़ावा देना, ताकि स्थानीय लोगों की रोजी रोटी नदी से जुड़ जाए। समझ गए। जब लोगों को नदी से आर्थिक फायदा होगा तो वो उसकी रक्षा भी करेंगे। बिल्कुल। और तीसरा है ज्ञान गंगा, यानी डेटा और साइंस का इस्तेमाल। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना ताकि पता चले कि प्रदूषण कहाँ से आ रहा है। तो आज के इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि भारत की नदियां सिर्फ पानी के बहाव नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन है, हमारी संस्कृति की आत्मा है और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का खतरा वास्तविक और बहुत बड़ा है। लेकिन नमामि गंगे जैसी कोशिशें और नदी जोड़ो जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं दिखाती हैं कि हम समाधान भी खोज रहे हैं। बस चुनौती इन समाधानों में सही संतुलन बनाने की है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि हम विकास और पर्यावरण के बीच ये संतुलन कैसे साधें, क्योंकि ये नदियां बचेंगी तभी हम बचेंगे। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये हमारी जिंदगी की हकीकत है। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 6 भी तो यही कहता है, सबके लिए स्वच्छ जल। इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जैसा हमने केन बेतवा लिंक के मामले में देखा, विकास की जरूरत और पर्यावरण की रक्षा अक्सर आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब ऐसी बड़ी परियोजनाएं बने तो हम इस नाजुक संतुलन को बेहतर तरीके से कैसे साध सकते हैं। क्या कोई ऐसा रास्ता मुमकिन है जहां विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनकर चल सकें?